वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आधुनिक भारत में उसका दूसरा खंड यानी आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आर्थिक इतिहास आधुनिक भारत का पढ़ाने से पहले यह जरूरी है कि इसके महत्व को बताया जाए। इसमें बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे, जैसे आज जो हम शुरू कर रहे हैं ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था, इसके बाद धन अपवहन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, ये टॉपिक है। उसके बाद हम लोग औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद रेलवे का विकास, इसी में आपको अकाल पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब कुछ टॉपिक है जो आधुनिक भारत का आर्थिक के पक्ष को उजागर करता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पूरे अगर आधुनिक भारत के सिलेबस को आप अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको अगर उठा सकते हैं तो इसी सेक्शन से। इस सेक्शन में अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाता है और उसका आप आंसर देते हैं तो चूंकि ये डेटा बेस्ड टॉपिक है, इसमें बहुत सारे डेटा हैं और वो फिक्स हो चुके हैं अभी तक के समय के लिए। बाद में नवीन अनुसंधान होगा तो परिवर्तन होंगे तो होंगे, लेकिन जहां तक अनुसंधान हो चुका है वहां तक जो बातें निर्धारित हो चुकी हैं और वो आप लिखते हैं तो आपको इसमें मैथमेटिकल नंबर मिलेगा और सबसे अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो हर एग्जाम में, खासतौर से आप जो सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें आपको बीपीएससी में अगर आप दे रहे हैं तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से मिल ही जाए। तो आपको मॉडर्न इंडिया में 2 क्वेश्चन लिखना है, हर सेक्शन से बंधा हुआ है कि 2-2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन से अगर एक भी मिल गया आपको इसमें मॉडर्न इंडिया में, आपको इस सेक्शन से, और उसको आप लिखते हैं तो आप 36 नंबर, 35 नंबर, 38 नंबर आराम से उठा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस सेक्शन सभी को पढ़ना है हम लोग को, लेकिन इस सेक्शन को इस रूप में पढ़ना है कि इसका जितना क्वेश्चंस है, ये जितना टॉपिक है, वो सब टॉपिक आपको कंठस्थ रहे, बराबर रिपीटेशन कीजिएगा और सारा डेटा याद रखिएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आवे इससे तो आप उसमें अच्छा नंबर उठाने के लिए प्रयत्नशील हो। क्लियर? अब दूसरी बात जो आज का टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कुछ बातें हम कहना चाहते हैं। आज के हमारे टॉपिक का विषय जो है, आज का जो पढ़ाने का जो विषय है वह है ब्रिटिशकालीन भू राजस्व नीति। देखिए, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है अंग्रेजों का, तो यह अध्ययन का विषय क्यों है? अध्ययन का विषय 2 कारणों से है। एक कि अंग्रेजों ने भारत में आकर करके कृषि से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के उस पे नीतियां बना करके उससे धन कमाया, यानी भू राजस्व नीति के तहत। और दूसरा कि ऐसा भू राजस्व नीति अपनाया जिस भू राजस्व नीति के कारण पूरा देश निर्धन हो गया, पूरा देश आर्थिक रूप से गुलाम हो गया। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, खासतौर से कृषि के क्षेत्र में यदि कोई नीति भारत में अपनाई जाती है तो इतिहास हमें बताता है कि उन नीतियों के माध्यम से भारत गुलाम बन जाता है। इसलिए यह ब्रिटिशकालीन भू राजस्व नीति इस दृष्टिकोण से पढ़ना काफी अनिवार्य है। अब इससे जुड़ी हुई एक बात और बताना चाहते हैं हम आपको कि भारत में भू राजस्व नीति का अस्तित्व प्राचीन काल से पाया जाता रहा है। जो भी शासक वर्ग रहे हैं प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, सभी के आय के स्रोत भू राजस्व ही रहा है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है तो अधिकांश राजाओं को जो आय होती थी वो भू राजस्व से होती थी। लेकिन प्राचीन काल और मध्यकाल में भू राजस्व के संबंध में एक स्पष्ट नीति थी, और नीति क्या थी कि या तो 1/3 या तो 1/2 भाग उपज का लिया जाएगा, इससे अधिक नहीं। अधिकांश शासकों ने 1/3 भाग लिया, कुछ शासकों ने 1/4 भाग लिया
और बहुत कम शासकों ने 1/2 भाग लिया। ये हम लोग पूर्व की क्लास में देख चुके हैं। इसके अलावा किसानों से और कोई अपेक्षा नहीं की जाती थी, और साथ ही साथ शासक वर्गों ने किसानों के कल्याण के लिए कुछ काम भी किए, कर लिए। तो जैसे प्राचीन काल से ही हम लोगों को उदाहरण मिलता है एक नहर बनाने का। वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था सौराष्ट्र प्रांत में। सौराष्ट्र प्रांत चूंकि जो है वो वर्षा विहीन क्षेत्र था, वर्षा की कमी वाला क्षेत्र था, इसलिए जो हमारा पहला वंश था हमारे देश का, जिसके प्रथम शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण किया। और इस झील को कंटिन्यूअस हम देखते हैं कि अशोक ने भी पुनर्निर्माण करवाया। गुप्ता पीरियड तक इसका पुनर्निर्माण कार्य होता रहा। मिडिवल पीरियड में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी नहरें बनाई गई, खासतौर से फिरोज शाह तुगलक के समय में। इसी प्रकार से कृषकों को ऋण दिया जाता था। एक सोंधर नामक ऋण था कृषकों के लिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। मुगलों ने तकाबी ऋण देना शुरू किया कृषकों को, ताकि कृषि कार्य ठीक से होता रहे। कहने का अर्थ यह है कि देश में एक स्पष्ट कृषि नीति थी कि भू राजस्व तो लिया जाएगा, लेकिन वो भू राजस्व इतना नहीं होगा कि उससे किसान की स्थिति दयनीय हो जाए। और अगर किसान की स्थिति दयनीय होती थी तो कोई भी शासक वर्ग हो, वो किसान के कल्याण के लिए काम करता था। ब्रिटिश पीरियड इससे इतर इसलिए है कि भू राजस्व की जो नीति अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, वो नीति ऐसी थी कि उत्पादन तो हो, फायदा तो हो, लेकिन ये उत्पादन और फायदा पूर्णतः ब्रिटेन के कब्जे में चला जाए। और उसके माध्यम से न सिर्फ ब्रिटेन भारत में शासन करे उस पैसे के माध्यम से, बल्कि उसी पैसे के माध्यम से जो है वो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। जो ब्रिटेन शक्तिशाली बना, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो ब्रिटेन के अपने पैसे से नहीं हुआ, वो भारत से कमाए गए पैसे से हुआ। और इस इतिहास में जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका जितना खंड है उन सभी खंडों को पढ़ने के बाद अंततः आप उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो शासक वर्ग होता है, शासक वर्ग की बनाई गई नीतियां से ही उस देश में रहने वाली जनता जो है वो या तो धनी होगी या निर्धन होगी। तो अंग्रेजों ने जो आर्थिक क्षेत्र में नीतियां अपनाई, उन नीतियों के परिणाम स्वरूप देश निर्धन हुआ। यही मूलभूत बात है, और इसी मूलभूत बात को आज के क्रम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का होगा वो कौन? सिर्फ ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति, और बाकी ब्रिटेन काल की दूसरी आर्थिक नीतियां हैं वो आज अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कुछ इस ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भू राजस्व जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लैंड रेवेन्यू, ये भारत में शासक के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। महत्वपूर्ण नहीं, सबसे बड़ा। अधिकांश जो होता है आय वो इसी से सबसे बड़ा स्रोत था। आज नहीं है ये, ठीक है ना। अब देखिए साहब, इससे संबंधित अगर ब्रिटिश काल देखते हैं हम लोग, तो ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व नीति का निर्धारण किया गया,
सबसे पहले यह देखिए पूर्व में ही कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था। ठीक है ना। तो इसका दो उद्देश्य था महत्वपूर्ण। पहला उद्देश्य तो यह था कि अधिक भू राजस्व की वसूली करना, जितना हो सके, यानी पूरा खून चूस लेना। और दूसरा जो था कि कच्चे माल की प्राप्ति करना। ब्रिटेन में जिस कृषिगत कच्चे माल की आवश्यकता थी उसकी प्राप्ति करना। और तीसरा कि एक समर्थक वर्ग खड़ा करना। समर्थक वर्ग खड़ा अपने सपोर्ट में। हाँ, तो ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहले इसको हम लोग समझ लें, उसके बाद समय को मत देखिएगा, टॉपिक को देखिए और इस रूप में देखिए कि हमको सारी बातें समझ में आती चाहिए। क्योंकि पढ़ाई छात्रों अगर ढंग से एक बार कर लिया जाए तो फिर संपूर्ण जीवन के लिए काम आता है। हम लोग ये सोचकर नहीं चले कि फिर बार बार इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि एक ही बार अच्छे से पढ़िए और समझिए। और अगर एक बार समझ लीजिएगा तो फिर ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। तो जो अभी जो हमने बातें लिखी है वो ये है महत्वपूर्ण बात कि हमारा देश, हमारे देश में जो भू राजस्व है वो सभी शासक वर्गों के लिए, चाहे किसी भी समय के हो, वो आय का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। आय का सबसे बड़ा स्रोत क्यों रहा है? तो जिस देश में जिस चीज का ज्यादा उत्पादन होगा उसी से आय हो सकती है। तो हमारे देश का जो भौगोलिक संरचना है उसमें जलोढ़ मैदान की संख्या सबसे ज्यादा है, एलुवियल सॉइल का। और भी जो दूसरे सॉइल हैं वो भी उपजाऊ सॉइल है, उसमें दूसरे प्रकार के अनाज पैदा होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़े थे तो उसमें थोड़ा सा आकर के देखा जाए कि उसके मुताबिक इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। कि हम लोगों ने तीन प्रकार की स्थलाकृतियां पढ़ी थी, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान। रेगिस्तान भी एक स्थलाकृति है, चलिए चार हम लोग मान के चलते हैं। अब जो मैदान हमारा है उस मैदान में तो पूरा का पूरा उपजाऊ भूमि है, यानी एक एक इंच पे अनाज पैदा होता है। लेकिन जो पठारी भाग और पर्वतीय भाग है उसमें भी मोटे अनाज पैदा होते हैं, तिलहन पैदा होता है। पर्वतों पे चाय और कॉफी पैदा होता है, फल पैदा होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का जितना स्थलाकृति है, चाहे मैदान हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, सभी स्थलाकृतियों पर कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं। यहां तक के जो रेगिस्तानी भाग है, जैसलमेर का एरिया है, उदयपुर का एरिया है, तो एक जमाना था कि ये यहां कुछ पैदा नहीं होता था। आज जब इंदिरा गांधी नहर बन गया है तो वहां भी कुछ ना कुछ अनाजों का उत्पादन होता है। तो हम ये सब एग्जाम्पल देके आपको ये समझाना चाहते हैं कि भारत की जो भूमि है उस भूमि पर कृषिगत वस्तुओं का उत्पादन अन्य क्षेत्रों के उत्पादन से प्राचीन काल से ही ज्यादा होता रहा है। इसलिए भारत में सभी के लिए जो यहां रह रहे हैं आय का स्रोत कृषिगत वस्तुओं से, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट से। तो जिस चीज से आय ज्यादा होगी तो शासक कर भी उसी से वसूल करेगा। इसलिए शासक वर्गों का कम से कम प्राचीन और मध्यकाल में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो भू राजस्व था।
हाँ, आज के कंटेक्स्ट में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि कृषिगत क्षेत्र के अतिरिक्त उद्योग क्षेत्र आधुनिक काल में उससे ज्यादा विकसित हो गया है, उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। फिर अब आधुनिकता के दौर में सेवा क्षेत्र ज्यादा बढ़ गया है, तो सर्विस सेक्टर से भी हम लोग को ज्यादा आय हो रही है। तो आज परिस्थितियां चेंज कर गई हैं। लेकिन प्राचीन और मध्यकाल तक, ये दोनों पीरियड तक, भारत में पब्लिक के लिए भी आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषिगत कृत्य थे, और शासक वर्ग के लिए भी आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषि से प्राप्त आय था। और वो कृषि से प्राप्त आय क्या कहलाता था? तो भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। क्लियर? तो ये मैंने आपको ये खंड क्लियर किया। अब देखिए कि जब ऐसी बात थी तो ब्रिटिश जब यहां आए तो उन्होंने भी भू राजस्व नीति अपनाई। उसका उद्देश्य क्या था? तो एक सामान्य उद्देश्य तो है कि भाई अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली। ये इसलिए क्योंकि वो यहां आए थे तो यहां के लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उद्देश्य ये था कि हम यहां अधिक से अधिक धन कमाएं। तो इसलिए ये कि अधिक भू राजस्व की वसूली वो उनकी नीति में शामिल थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि दो और ऐसे चीज था जिस कारण से जो है वो अंग्रेज अस्थायी रूप से बसने में यहां सफल हो गए, या अस्थायी रूप से भारतीयों का शोषण करने में सफल हुए। उसमें दूसरा उद्देश्य क्या था कि ब्रिटेन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। ये कौन समय था? 18वीं शताब्दी का अगर समय आप देखिएगा तो औद्योगिक क्रांति का समय था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का समय था। और विश्व में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? तो ब्रिटेन में शुरू हुआ था। तो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, वो आप 10th की क्लास में पढ़ चुके एनसीईआरटी के बुक में। ये बड़ी विचित्र बात था कि हम लोग नाम लेते हैं औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का, तो उसका परिभाषा ये देते हैं कि हाथों का स्थान मशीनों ने ले लिया, इसीलिए उत्पादन वृहद पैमाने पे होने लगा, तो इस कारण से हम उसको औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। यानी जब हाथों का स्थान उत्पादन में मशीन ले लेता है तो उसको औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। चलिए, ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक चीज जुड़ी हुई है, वो कि वास्तव में अति उत्पादन जो हुआ सबसे पहले ब्रिटेन में, वो मशीनों से नहीं हुआ साहब। अति उत्पादन जो हुआ सबसे पहले वो गुमास्ता पद्धति से हुआ। ब्रिटेन में जो शहरों में बैठे हुए पूंजीपति थे, उन पूंजीपतियों ने एजेंट बहाल किए थे, और वो एजेंट जाकर करके कच्चा माल और पैसा गांव, ब्रिटेन के गांव में कारीगरों को दे देता था, और वो हाथ से कपड़े का निर्माण करते थे, और वो इतने बड़े पैमाना पर होता था कि फिर शहर ला कर करके उसको बेचा जाता था विश्व के दूसरे देशों में। और ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन को आवश्यकता किस चीज की पड़ी शुरू में? तो कपास की पड़ी। तो वो कपास, वो कच्चा माल भारत में उगाया जाने लगा, और वो भू राजस्व नीति का अंग था कि इस ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया जाए। हम आगे देखेंगे, पढ़ाएंगे आपको कि किसान हमारे हाथ में आ जाए, और फिर उसके माध्यम से जो है उसको कच्चा माल जैसे कपास, नील, ये सब उत्पादन करने के लिए मजबूर करें, ताकि उसका प्रयोग हम ब्रिटेन में हो रहे औद्योगिक क्रांति के लिए करें। तीसरा इसका जो उद्देश्य था, हिडन एजेंडा कह लीजिए, कि एक समर्थक वर्ग खड़ा करना भारत में। समर्थक वर्ग इसलिए कि वो विदेशी थे, तो जब तक कोई एक वर्ग भारत का उनका साथ नहीं देता, तब तक वो अस्थायी रूप से जम नहीं पाते। तो इसीलिए कृषि के भू राजस्व में ऐसी नीतियां अपनाई अंग्रेजों ने, जिससे जमींदार रूपी एक समर्थक वर्ग उनको मिल गया, और वो अंत तक उसका साथ रहा। 1857 का विद्रोह का दमन ही इस आधार पे हो गया कि इस वर्ग ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया था दबाने में। अगर संपूर्ण भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हो जाते तो अंग्रेजों का समापन उसी समय हो जाता। तो कितनी बड़ी पॉलिसी थी अंग्रेजों की, जो 1757 में आने के बाद अपनाई,
कि हम एक ऐसा समर्थक वर्ग बनाएंगे जो हमारा हित साधेगा, तो वो तो 1857 के विद्रोह में साबित हो गया कि अंग्रेजों के समर्थक वर्ग बनाने की पॉलिसी बिल्कुल उचित थी। क्लियर? अब देखिए, ये तो एक अभी भी इंट्रो चल रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझिए। देखिए लिखिएगा कैसे, ये अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार, लेकिन उस टॉपिक को पूरा का पूरा इन होल आप समझिए, ये एक अलग चीज है। हम होमवर्क देंगे, तोड़ तोड़ करके देंगे, तो उसमें आप अपने हिसाब से लिखते रहिएगा। टेस्ट लेंगे तो उसमें तोड़ के देंगे, तो उसको अपने हिसाब से लिखिएगा। लेकिन यहां क्लास का उद्देश्य यह है कि आप पूरा टॉपिक को अच्छे ढंग से, उसमें जितनी चीजें हैं सबको अच्छे ढंग से समझिए। क्लियर? तो अब देखिए साहब, जो दूसरी बात इसमें हम लोग को जाननी है वो है कि इतिहास लेखन, इस टॉपिक से संबंधित थोड़ा सा बता देते हैं ताकि सर्वांगीण अध्ययन हो। हिस्टोग्राफी, देखिए इतिहास जब पढ़ते हैं आप, तो इसमें जब ये शब्द आता है इतिहास लेकर हिस्टोग्राफी, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस इतिहास को किस ढंग से लिखा गया, मतलब किस विचारधारा के तहत लिखा गया है। अब भूराजस्व नीति के तहत हम इतिहास लेखन लिख रहे हैं, हिस्टोग्राफी लिख रहे हैं। इसका मतलब यह था कि भूराजस्व नीति से संबंधित इतिहास लिखने में किस विचारधारा का पालन किया गया, यह बात आपको जानना है, ठीक है। तो इस क्रम में हम पाते हैं कि आरंभ में यह माना जाता था कि ब्रिटिश कालीन भूराजस्व नीति विकास का परिणाम है, विकास का परिणाम है। लेकिन वर्तमान में रंजीत गुहा और हेनरी स्टोक, यही सब देखिए आपका मार्क्स बढ़ाएगा, समझे ना, ये सब नाम याद रखिएगा। रंजीत गुहा और हेनरी स्टोक्स ने वाणिज्यवाद और किराए का सिद्धांत दिया। और ये जो सिद्धांत था वो मील एवं बेंथम के विचारों पर आधारित था, विचारों पर आधारित था। अब देखिए हिस्टोग्राफी में जो शब्द चाहिए थे वो शब्द मैंने बोर्ड पर लिख दिए। अब इसका एक्सप्लेनेशंस करने जा रहे हैं और बहुत प्यार से समझिए कि इतिहास लेखन का यहां पर अर्थ क्या हुआ कि भूराजस्व नीति के संबंध में किस विचार के तहत उसकी व्याख्या की गई, है ना। यस सर। अब देखिए कि इसमें दो प्रकार की बातें, पहले तो ये समझिए कि जो बात पढ़ रहे हैं वो कब लिखा गया। क्या अंग्रेज लोग जिस समय आ गए उसी समय से लिखा जाने लगा कि हमारी भूराजस्व नीति क्या, ऐसा नहीं है। ये तो जब 19वीं शताब्दी में मिल और बेंथम की विचारधारा के तहत भारतीय इतिहास का पुनर्निर्धारण किया जाने लगा, तो उस समय विदेशी या अंग्रेज
लेखकों का एक ग्रुप तैयार हुआ और उसने स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो भारतीय इतिहास का पुनर्निर्धारण किया, जिसमें उन लोगों ने क्या किया कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं थी और इसकी प्रतिक्रिया में भारतीय लेखकों ने राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय किया इतिहास लिखने में, जिसमें जवाब दिया कि नहीं, भारतीयों को इतिहास लिखने की जानकारी थी। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद एक अलग इतिहासकारों का ग्रुप उभर के सामने आया, जिसको हम लोग वामपंथी बोलते हैं, लेफ्टिस्ट बोलते हैं, और उसी का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में है। तो उन्होंने इतिहास लिखने की एक अलग परंपरा शुरू की। 60 के बाद इतिहास लिखने का एक नया रूप उभर करके सामने आया, जिसको सबल्टर्न यानी स्थानीय इतिहास लेखन कहते हैं। तो इस ढंग से 19वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक भारत में इतिहास लिखने के अलग अलग स्कूलों या अलग अलग पद्धतियों का विकास हुआ। तो इन सभी पद्धतियों, सारे स्कूलों के अध्ययन के बाद जो भूराजस्व के क्षेत्र में इतिहास लिखे गए, उसमें 2 प्रकार के विचार उभर करके सामने आते हैं। आजादी के बाद जो इतिहास लिखा गया भूराजस्व के क्षेत्र में, तो 2 प्रकार के विचार उभर करके सामने आए कि आरंभ में यह माना गया, जो इतिहास लिखा गया, कि जो ब्रिटिश कालीन भूराजस्व की नीति है वो वास्तव में कोई सोची समझी नीति नहीं है, बल्कि जैसे जैसे क्षेत्र जीते गए वैसे वैसे वहां की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग भूराजस्व नीति को लागू किया गया। उदाहरण के लिए कि बंगाल को सबसे पहले जीता गया, तो यहां की परिस्थिति के अनुसार अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। ठीक है। दक्कन को जीता गया, दक्षिण भारत को, तो दक्षिण भारत की भूमि आकृतीय परिस्थितियां अलग थी, इसलिए वहां रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया। फिर उसके बाद उत्तर भारत को जीता गया, तो यहां की परिस्थितियां अलग थी, तो उस परिस्थिति के अनुरूप महलवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया। तो इस तरीके से आरंभ में इतिहासकारों ने यह मान लिया कि ब्रिटेन के द्वारा जो ये 3 प्रकार की अलग अलग भूराजस्व नीतियां अपनाई गई हैं, वो विकास का परिणाम है। जैसे जैसे क्षेत्र जीते गए वैसे वैसे उन क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप भूराजस्व नीति का निर्धारण किया गया। लेकिन भूराजस्व के प्रति इतिहास लेखन का यह व्याख्या इतिहास का सरलीकरण है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वर्तमान समय में रंजीत गुहा और हेनरी स्टोक्स ने उजागर किया। इन लोगों ने कहा कि उस समय यूरोप में वाणिज्यवाद और किराए की का सिद्धांत प्रचलित था। किस चीज का? वाणिज्यवाद और किराए का, इसको समझना है। और ये वाणिज्यवाद और किराए का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो मील और बेंथम थे, जिसने भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक आधार तैयार किया, ये पूर्व बता चुके हैं, तो उसने कहा था कि वास्तव में जो भूमि है वो भूमि को पूंजीवाद से जोड़ा जाए। बड़ा गौर से समझिएगा। तो भूमि के उत्पादन को कैपिटलिज्म से जोड़ना, वाणिज्यवाद से जोड़ना ही वाणिज्यवादी नीति है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पहले खेत में जो उत्पादन किया जाता था दिवाकर जी, वो इसलिए कि आदमी उस उत्पादित वस्तुओं का खाना के रूप में इस्तेमाल करे। लाभ के उद्देश्य से खेती नहीं की जाती थी, पैसा कमाने के उद्देश्य से खेती नहीं की जाती थी, बल्कि पेट भरने के लिए खेती की जाती थी, जीवित रहने के लिए खेती की जाती थी। मील और बेंथम की वाणिज्यवादी विचारधारा में यह बात सबसे पहले आया कि खेती में जो उत्पादन किया जाता है उससे लाभ कमाया जाए। प्राचीन काल और मध्यकाल में जो शासक वर्ग किसानों से जो भूराजस्व लेता था, तो उस भूराजस्व का उद्देश्य यह नहीं था कि खेती से पैदा
होने वाले अनाज का वाणिज्यीकरण हम कर रहे हैं, बल्कि उसका उद्देश्य यह था कि हम अनुत्पादक वर्ग हैं। शासक वर्ग हमेशा अनुत्पादक वर्ग रहा है और मेरा काम खेती करना नहीं है, मेरा काम आपको सुरक्षित रखना है। कोई विदेशी आक्रमण हो तो उसे हम बचाएं आपको। तो हम खाएंगे क्या? हम जब उत्पादन नहीं करेंगे तो इसके बदले में हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो आप हमको कर दीजिए। क्योंकि आपकी आय भूमि से हो रही है और उससे हम राजस्व ले रहे हैं, इसीलिए उसको भू राजस्व कहा गया। तो वो जो पैसा लेता था वो शासन करने के लिए लेता था, न कि भू राजस्व लेकर करके वो कैपिटलिस्ट बन रहा था। फौज बनाता था, किला बनाता था और सारे साधन बनाते थे जिससे उसकी प्रभाव में वृद्धि हो और दुश्मनों को पराजित कर सके। लेकिन मील और बेंथम ने कहा कि नहीं, भूमि का ये उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ उससे अनाज पैदा हो लोग अपना पेट में खा लें, बल्कि भूमि का प्राथमिक उद्देश्य अब ये बना दिया जाए कि इससे जो उत्पादन हो उस उत्पादन से हम कैसे लाभ कमाएं, अधिक धन उगाएं। तो इससे जो है एक मिडिल क्लास पैदा हुआ, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं बिचौलिया। डू यू नो बिचौलिया? दलाल। कितना गंदा शब्द है। तो बिचौलिया जो है ना, ब्रोकर, दलाल। तो ये जो है मूल बात है कि ये उत्पादन में इसकी जीरो भूमिका है और उपभोग में भी इसकी जीरो भूमिका है। कितनी खूबसूरत बात। ना उत्पादन में इसकी भूमिका है, ना उपभोग में भूमिका है। लेकिन ये करता क्या है कि जो उत्पादक है उससे कम दाम पर वस्तु को लेकर के अपने पास स्टॉक कर लेता है और जो उपभोक्ता है उसको बढ़े हुए दाम पर जो है वो फिर बेच देता है। इससे इसे अधिक लाभ होता है और उससे उसके पास पूंजी उत्पन्न होती है और इसीलिए वो बन जाता है पूंजीपति। तो जो ब्रोकर होता है वही पूंजीपति बनता है, जो दलाल होता है वही पूंजीपति बनता है, और ठेठ भाषा में कहिए तो जो भड़ुआ होता है वही पूंजीपति बनता है। कितनी खूबसूरत बात। क्लियर? तो ये जो भड़ुआगिरी वाला जो कंसेप्ट डेवलप किया, नहीं सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको, ये मील और बेंथम की देन थी। वाणिज्यवाद है और इसको अंग्रेजों ने कहां अपनाया? तो भारत में। पकड़ा किसने? तो रंजीत गुहा और हेनरी स्टोक ने। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। मतलब अब क्या होगा साहब? मतलब ये होगा कि अब कृषि उत्पाद पहले जो किसान पैदा करता था जनता को डायरेक्ट पहुंचाता, ला खा ला, थोड़ा सा हमारा पैसा खर्चा हुआ है, दे दा हमारा वो पैसा, ताकि हम अगले साल बीज उज ले करके बो दे, ताकि फिर अगले साल थोड़ा देबुआ हम खिला देबुआ। ये मेंटलिटी थी साहब किसानों की, ये हमारे उपभोक्ता की। इसमें परिवर्तन किसने किया? सोनू भाई। तो मील और बेंथम। इसलिए विचारों का बहुत महत्व है, इसको पकड़ना पड़ेगा आपको, तभी शोषण से बच पाइएगा। ये एक अलग विषय है, हम उसमें भागना नहीं चाहते हैं, जहां तक था वहां तक हमने कह दिया। अब दूसरा है ये किराए का विचार। ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। अनादिकाल से भूमि किसकी? ईश्वर की। तुम पैदा किए हो भूमि को ना, ईश्वर ने पैदा किया। इसलिए जो बोएगा उसी का, जब तक बो रहा है तब तक उसका है। कितनी नस्लें आए, खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे भाई, भूमि का काम क्या है? भूमि का काम है अन्न पैदा करना। तो जो अन्न पैदा करेगा उसी की ना भूमि होगी। अब इस ढंग से जो राजा बना, तो राजा व्यवस्था बनाने के लिए भूमि का मालिक मान लिया गया कि वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, दो किसानों के बीच झगड़ा नहीं हो, उसको निपट रहा है, एक सुव्यवस्था स्थापित कर रहा है। इसलिए मान लिया गया सिर्फ ये कि राजा की भूमि है।
प्रभाव के दृष्टिकोण से। व्यवहारिकता उस समय भी यही थी कि जो बो रहा है उसकी भूमि थी, राजा तो खुद हल चलाता नहीं था। हाँ, कोई किसान कोढ़ी हो गया, नहीं बो रहा है, तुम नहीं, खेत नहीं हुआ, हटो, उसको दे दो, खेत करेगा, तब ना हमको बुरा यश मिलेगा। तो अभी तक भूमि का कीमत नहीं लगा था। भूमि ईश्वर प्रदत्त एक प्राकृतिक संसाधन था। मिल और बैंथम ने कहा कि नहीं, इस पर किराया मिलना चाहिए, जिसकी भूमि होगी उसको रेंट दिया जाएगा, जो ये करेगा। तब उससे क्या हुआ, जैसे ही किराए की अवधारणा आई भूमि से जुड़ी हुई, तो वैसी भूमि का मूल्य हो गया, वैल्यू हो गया। इसके पहले तक भूमि मूल्य नहीं था, उसका मूल्य निर्धारित नहीं था। अब उसके साथ क्या जुड़ गया कि अगर खेती आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ भू राजस्व ही नहीं देना है, बल्कि उस भूमि का किराया भी देना है। क्यों? क्योंकि वो भूमि तो राज्य की है। आप किराया पहले दीजिएगा तब ना उसमें कुछ उत्पादन कीजिएगा। तो किराया अलग हो गया, अगर उत्पादन किए तो उसका जो है टैक्स अलग हो गया। तो इससे क्या हो गया कि भूमि अब क्रय विक्रय की वस्तु हो गई। तो रंजीत गुहा और हेनरी स्टोक ये कहते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने इसी वाणिज्यवादी और किराए की विचारधारा का प्रयोग भू राजस्व की नीति के तहत किया। तो ये बात सही है। लेकिन एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम है नीलाद्रि भट्टाचार्य। नीलाद्रि भट्टाचार्य, इन्होंने इससे इनकार नहीं किया है कि रंजीत गुहा और हेनरी स्टोक ने गलत बात कही। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि हाँ, अंग्रेजों ने जो भू राजस्व नीति अपनाई वो वाणिज्यवाद और किराए के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन इनका नीलाद्रि भट्टाचार्य एक सेंटेंस और जोड़ देती हैं कि वास्तव में अंग्रेजों के भू राजस्व नीति लागू करने से पहले ही भारत में ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कौन प्रक्रिया? वाणिज्यवाद और किराए की। हाँ, अंग्रेजों ने इसे एक व्यवस्थित ढंग से पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर दिया। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है कि नीलाद्रि भट्टाचार्य ने अंग्रेजों पर थोड़ा बोझ कम किया है। रंजीत गुहा, हेनरी स्टोक ने पूरा का पूरा इल्जाम लगा दिया अंग्रेजों पर ही। नीलाद्रि भट्टाचार्य ने कहा कि नहीं, ये पहले ही से उदित हो रही थी। हाँ, अंग्रेजों ने, माने परिस्थितियां भारत में वाणिज्यवाद का और किराए की पद्धति का पाया जाने लगा था। अंग्रेजों को सुअवसर मिला और उस सुअवसर से उन्होंने खूब धन कमाया। बात समझ में आई? एनी कंफ्यूजन? अब देखिए, इंट्रोडक्शंस का तीसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे। और तीसरा पार्ट क्या है कि भारत में जो भू राजस्व नीति का जो आरंभ हुआ वो कैसे हुआ। एक बैग तो नहीं हुआ होगा, तो उस शुरू कहां से होता है वो देखिए कि 1757 से शुरू होता है ना। 1757 में क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। तो जीत के बाद क्या हुआ? तो अंग्रेजों को सबसे पहले भारत में एक भू क्षेत्र प्राप्त हुआ। क्या? उस भू क्षेत्र का नाम था 24 परगना। आज भी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये 24 परगना। इतना बड़ा है कि इसको दो भाग में बांट दिया गया, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना। पहले एक ही 24 परगना था। ठीक है। अब देखिए, एक दूसरा डेट आपको मिलता है,
वो 1764। तो 1764 में क्या हुआ, बोलिए ना, पढ़ाया हुआ है ना, क्या हुआ था 1764 में? कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध में जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम तीनों पराजित हुए थे। और शाह आलम ने क्या किया? हाँ ठीक है। तो 64 के बक्सर के युद्ध के बाद आ रहा है, घबराइए नहीं। बक्सर के युद्ध के बाद इसको बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी मिली। ठीक है, मतलब इतने जमीन के मालिक हो गए कौन? अंग्रेज हो गए। ठीक है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। नहीं, ठीक है। मिल गया यहां पर जमींदारी। तो यहां से भू राजस्व की वसूली करने का पहला अवसर मिला अंग्रेजों को इन 4 क्षेत्रों से। तो यहां पर जो भू राजस्व की वसूली करने का अंग्रेजों को अवसर मिला, तो इस अवसर को एक फेचलैंड नामक जमींदार था। फेचलैंड एक जमींदार था, अंग्रेज जमींदार था, वो वसूल करता था। ठीक है ना। फेचलैंड नामक अंग्रेज जमींदार को दे दिया गया। यह मिला 24 परगना, तो इसी को दे दिया गया। बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव मिला, तो इसी को दे दिया गया। और इससे तय कर लिया कि तुम अपना जो वसूलना है वसूलो, कंपनी को इतना दे दोगे। यह वो मामला कंपनी के बीच था। इसके लिए कोई बाजाबते तौर पे कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया, समझ गए? कोई उसके लिए कार्यालय नहीं बनाया गया, बल्कि फेचलैंड को पूरा का पूरा जिम्मेदारी दे दिया गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए, दूसरा जो डेट आपको मिलता है इस परिवेश में, वो है 1765। क्या मिलता है? क्या हुआ था इस समय? सब तो भूल भाल के खा गए आप लोग। अभी कितना दिन मॉडर्न इंडिया शुरू हुआ, इसलिए मटेरियल्स इसलिए देते हैं कि घर में जाके रख लीजिए। किताब इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि मत पढ़िए उसको। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद। तो इलाहाबाद की संधि में क्या मिला था? तो कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला था। दीवानी का अधिकार, इसका मतलब कि 64 तक जो था वो, और कहां मिला था? तो बंगाल में मिला था, है ना? कहां मिला था? बंगाल में मिला था। तो 64 तक उसको सिर्फ 4 ही क्षेत्र मिले थे भूमि, यानी 4 ही जगह से वो भू राजस्व वसूल कर सकता था। कहां कहां से? 24 परगना से, बर्दवान से, मिदनापुर से और चटगांव से, है ना? लेकिन 65 में जो दीवानी का अधिकार मिला, इसका मतलब कि वो संपूर्ण बंगाल का भू राजस्व उसके जिम्मा हो गया। और क्या था कि अंग्रेज चाहे जितना ले, 50 लाख रुपया जो है वार्षिक बंगाल के नवाब को निजामत कार्य के लिए दे देगा, और बाकी जितना आय है सब अंग्रेजों की हो जाएगी। इसका मतलब बंगाल की पूरी आय का मालिक कौन हो गया? अंग्रेज। तो इस समय से लेकर करके, यानी 1765 से लेकर के, ये देखिए हम एरो बना के लिख रहे हैं, 1772 तक। ठीक है, इस समय तक जो राजस्व की वसूली किया अंग्रेजों ने,
ठीक है। इस दीवानी के अधिकार से लेकर के 1772 तक जो राजस्व की वसूली की वो 2 भारतीय दीवानों के सहयोग से, 2 भारतीय जो वास्तव में किसके कर्मचारी थे, तो नवाब के कर्मचारी थे। ये 2 भारतीय दीवान अंग्रेज कर्मचारी नहीं थे बल्कि नवाब के कर्मचारी थे, ठीक है। तो उसमें एक था मोहम्मद रजा खां। कौन था? मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां। और दूसरा नाम आपको मिलेगा सिताब राय। तो उस समय जो बिहार हम लोग बोलते हैं ना, बंगाल, सॉरी, उस समय जो बंगाल हम लोग बोलते हैं, तो आज का सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं था। उस समय बंगाल का अर्थ था आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, कुछ पूर्वोत्तर का भूभाग भी उसमें शामिल था, प्लस उड़ीसा उसमें शामिल था, प्लस बिहार उसमें शामिल था, साथ ही साथ बनारस खंड शामिल था जो यूपी में अब है। इतना बड़ा इलाका को क्या बोलते थे? बंगाल। तो ये जो मोहम्मद रजा खां था ये बंगाल का दीवान था, और ये सिताब राय जो था वो बिहार का दीवान था। यानी ये दीवान था और ये उप दीवान था, इसको ऐसे कह लीजिए, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था। तो यहां पर रजा खां के अंदर बंगाल का मतलब क्या हो गया कि आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, कुछ पूर्वोत्तर का क्षेत्र, ये जितना हो गया वो किसके पास चला गया? रजा खां के पास में। और बिहार का जो अर्थ हम ले रहे हैं उसका क्या अर्थ हुआ? तो आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा और बनारस खंड। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों मोहम्मद रजा खां और सिताब राय जो थे वो कर्मचारी थे किसके? ऑफिसर्स थे किसके? मंत्री थे किसके? नवाब के। लेकिन अब इसी अधिकारी से अंग्रेज वसूल करवाने लगा क्या? टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले यही टैक्स वसूल करता था लेकिन देता था जाके किसको? नवाब को। अब ये टैक्स वसूल करेगा लेकिन देगा किसको? अंग्रेज को। ये डिफरेंस हो गया। तो जो दीवानी मिली 65 से लेके 72 तक, तो उस दीवानी में जो है वो भूराजस्व की वसूली अंग्रेजों ने इस टाइप से किया। यानी अभी भी कोई बजाते तौर पे अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने का कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया। भारतीय मैकेनिज्म पर ही वो राजस्व की वसूली करता रहा और धनी बनता रहा। यानी वो देहाती कहावत क्या, ना हर्रे लगे ना फिटकिरी और रंग भी चोखा। मतलब नीलाद्री भट्टाचार्य का बात सही हुआ यहाँ पे? नहीं, ये दूसरी बात है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा। नहीं, खैर अलग से आपको बता देंगे। ये जो आप कंफ्यूज हैं तो क्लास जब डिस्पर्सल होगा तो उसके बाद ये यहाँ पर बताएंगे तो फिर क्लास का शोभा स्वरूप बिगड़ जाएगा। समझ गए ना? आप ही बाद में देखिएगा तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए उसको वहीं पर रहने दीजिए। ये अलग क्वेश्चन से अलग बताइए, ठीक है। अब यहां तक आइए। अब देखिए 72 के बाद क्या होता है परिवर्तन। यहां तक तो जो है वो शासन व्यवस्था गवर्नर के हाथ में था। अब 72 के बाद चेंज आता है, 73 का अधिनियम आता है, और 72 में कौन बन जाता है? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर करके 1776 ईस्वी तक ये जो पीरियड है उसमें पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। हाँ, ये सब अलग अलग हम लिख दे रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिवली भी आपको आए तो आप लिख पाइए और सब्जेक्टिवली भी लिख पाइए। तो अब इसको मुक्त कर दिया गया, मतलब इस पीरियड में ये जो सिताब राय थे मोहम्मद रजा खां, उसको मुक्त कर दिया गया। उससे भूराजस्व की वसूली नहीं करवाई जाने लगी। अब बजाते तौर पे पंचवर्षीय बंदोबस्त क्या किया गया कि ठेका पर दे दिया गया, या कह लीजिए इजारा पर।
यानी किसी को भी भूमि दे दी गई इजारा पर कि आप जितना चाहिए लीजिए, ठीक है, 5 साल के लिए आपसे एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, 5 साल में इतना पैसा आप दे दीजिए, चाहे आप किसानों से जितना लीजिए। तो इसको ठेका पद्धति पर कहा जाता है। लेकिन इसमें बहुत हानि होने लगी, बहुत नुकसान होने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में 1776 से लेकर करके आप 1790 ईस्वी तक मान लीजिए, इस पीरियड में इसी बंदोबस्ती को 1 वर्षीय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1 वर्षीय। ये भी एक प्रकार के, हालांकि बीच में कुछ परिवर्तन भी होता है, तो उसमें मत पड़िए आप, क्योंकि आपको मेन आना है उस पर, तो उसमें हल्का फुल्का परिवर्तन है। तो ये भी आप ठेका ही पद्धति पर मान लीजिए। इसमें परिवर्तन क्या होता है कि कलेक्टर का पद फिर वारेन हेस्टिंग्स कर देता है, समझ गए, हर डिस्ट्रिक्ट में। और कलेक्टर जो है, कलेक्टर को उत्तरदायी बना दिया जाता है, मतलब भू राजस्व के लिए। लेकिन वो भी जो है किसी को ठेके पर देकर के वसूल करवाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास से पूरे कर्मचारियों का वर्ग नहीं था। तो ये हल्का सा परिवर्तन वारेन हेस्टिंग्स ने, कलेक्टर का पद उसी ने सृजित किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। और किस लिए? तो कलेक्शंस के लिए। किस चीज के कलेक्शंस के लिए? तो लैंड रेवेन्यू के कलेक्शंस के लिए। तो इसमें एक चीज कर दीजिए, आप समझ गए कि समाहर्ता, समाहर्ता का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कलेक्टर। उसी को आजकल डीएम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से कलेक्ट किया जाने लगा। अब यहां से जो भी विकास हुआ, आप गौर से देखिए, वो उसमें एक सामान्य बात ये थी कि भू राजस्व के क्षेत्र में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, है ना, बल्कि अस्पष्ट नीति थी। आप अस्पष्ट ही नहीं कहिएगा, अनक्लियर, क्योंकि हर जगह परिवर्तन हो रहा है, तो कोई एक स्पष्ट क्लियर कट नीति नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में इस अस्पष्ट नीति को स्पष्ट बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने हेतु क्या किया गया? एक व्यक्ति को भेजा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसने जो है एक स्पष्ट नीति का निर्माण किया। कब? तो 1790 ईस्वी। तो यहां से शुरू होता है भारत में ब्रिटिश शासन की स्पष्ट भू राजस्व नीति। तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर बाकी जो, हाँ, यहां पर यह है कि इसके बाद 3 नीतियां अपनाई गई। कितना? इसी का हम लोग को अध्ययन करना है। तो 3 नीतियां जो अपनाई गई, उसमें पहला था जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त। जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था। तो अब हम लोग इसी का वर्णन जो है वो अभी भी करेंगे, ठीक है। इसको एक इंट्रो के रूप में इतना बात दिमाग में अपने कॉपी में रखिए और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो छात्रों, अब दूसरा जो शीर्षक शुरू हो रहा है इस टॉपिक का वो ये बाज़ाब्ते तौर पे, जो अभी भी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने या ब्रिटिश शासन ने 3 भू राजस्व नीतियां अपनाई थी। एक अस्थाई बंदोबस्त था, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था था, तीसरा महलवाड़ी। तो हम लोग इन तीनों का अलग अलग अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट वाइज देखेंगे तो जहां तक अस्थाई बंदोबस्त की बात है, तो इसका जो नाम था या इसका जो नामकरण था वो 3 था, ठीक है। एक तो बोर्ड पर लिखा ही हुआ है, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा इसका नाम था जमींदारी व्यवस्था। और तीसरा नाम था इसका इस्मतरारी व्यवस्था।
ये 3 नाम थे। अब 3 नाम क्यों पड़े? तीनों का एक बैकग्राउंड होगा तभी नाम पड़ा होगा, ठीक है। अस्थाई इसका नामकरण इसलिए हुआ कि 1790 में भू राजस्व नीति का निर्धारण कार्नवालिस ने किया, अभी बताएंगे। और 93 में इस व्यवस्था को परमानेंट कर दिया गया कि अब यह हमेशा के लिए ही रहेगा, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। क्लियर? दूसरा कि जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी सिस्टम्स क्यों इसको बोलते हैं? तो क्योंकि इस व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को मान लिया गया, केंद्र बिंदु बन गया जमींदार, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। अब बहुत कम लोग बता पाएंगे इसको इस्मतरारी क्यों बोलते हैं। किताबों में बहुत कम जगह पे लिखा हुआ है। तो किसानों को उस क्षेत्र में इस्मतरार बोलते थे और अनुबंध जो होता था वो किसानों के साथ होता था, इसीलिए इसको इस्मतरारी व्यवस्था भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए साहब कि इस व्यवस्था का जो जनक था, जो फादर था, वो कौन था? तो लॉर्ड कार्नवालिस था। ठीक है ना? कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में जानिए कि लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल जो बनाकर भेजा गया, वो इसी उद्देश्य से भेजा गया, ये कहकर भेजा गया था कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भूभाग आ गया है, अब वो व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई है, अब वो भूमि की मालिक भी हो गई है और उस भूमि से आय को निर्धारित करना इस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत दुरूह काम हो गया है। इसलिए आप जाइए और वहां भू राजस्व के संबंध में ऐसी नीति का निर्धारण कीजिए जिसके वजह से कंपनी की आमदनी भूमि से प्राप्त आय के मामले में अस्थायी हो जाए, कोई लचक उसमें नहीं हो, कोई कमी बेशी नहीं हो, इस साल कुछ हुआ अगले साल कुछ होगा, ऐसा आप कीजिए कि एकदम परमानेंट वो आय हो जाए। ये एक टास्क दिया गया कार्नवालिस को, ये टास्क देकर भेजा गया। अब देखिए इतना टफ काम था कि इतना आसान नहीं था। कार्नवालिस का पृष्ठभूमि भी आपको देखना जरूरी होगा उसकी इस नीति के निर्माण के पहलू में, और वो ये है पृष्ठभूमि कि यहां के से आने से पहले वो अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कार्नवालिस। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, जैसे भारत उपनिवेश है, और इस कार्नवालिस के माथे पर एक असफलता लगी हुई थी वहां। वो असफलता क्या थी कि इसी के गवर्नरी में या गवर्नर जनरल के काल में अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया था 1776 में। तो एक असफलता इसके नाम के साथ जुड़ी हुई थी कि ऐसा गवर्नर जनरल है कि जिसको हमने गवर्नर बनाया तो वो अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में नहीं रख सका, बल्कि वो अमेरिका आजाद हो गया इसकी गवर्नरी में। तो एक असफल गवर्नर जनरल के रूप में ये वापस आया था। तो फिर भारत क्यों भेज दिया गया? एक अगला प्रश्न। तो भारत इसलिए भेजा गया कि इसकी ब्रिटेन में पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। ये ब्रिटेन का जमींदार था और मील और बेंथम ने जो वाणिज्यवादी व्यवस्था दिया था, जो किराए का सिद्धांत दिया था, उसको अपनी जमींदारी में ये अक्षरशः पालन करवा चुका था। माने ब्रिटेन में भू राजस्व के क्षेत्र में कार्नवालिस काफी सफल था और उसके इसी सफलता को देख करके वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको भेजा भारत में कि आप चूंकि ब्रिटेन में भू राजस्व के क्षेत्र में सफल हुए हैं, यही समस्या तो भारत में है, तो इसलिए आप वहां जाकर के इस समस्या का समाधान कीजिए। तो कार्नवालिस को क्यों भेजा गया उसका पूरा विवरण हमने आपको दिया। क्लियर? ये सब बात लिखने की नहीं है लेकिन समझने की है, ताकि पृष्ठभूमि अगर जाने रहिएगा, बैकग्राउंड आप जाने रहिएगा,
तो आपको ये वाला नाम हमेशा याद हो जाएगा। यस सर। ये तकनीक है, ठीक है। अब देखिए चार्नवालिस ने भू राजस्व निर्धारण हेतु एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसमें कौन कौन थे? तो सर जॉन शोर थे, जो बाद में गवर्नर जनरल बने, मतलब कॉर्नवालिस के बाद, और दूसरा सर चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा। कॉर्नवालिस ने 2 सदस्यीय जो है वो समिति गठित की, किस बात का पता करने के लिए? तो भू राजस्व का निर्धारण कैसे हो। तो उस 2 सदस्य में एक सदस्य थे सर जॉन शोर और दूसरा सदस्य थे सर चार्ल्स ग्रांट। इन लोगों ने जो समय लिया वो 1786 से लेकर के 1790 तक। ये जो गवर्नर जनरल का पीरियड है, ये भी जानिए 1786 से लेकर के 1793 तक कॉर्नवालिस का पीरियड, ठीक है ना। और सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने 1786 से 1790 के बीच काम किया, और जो संस्तुति दी वो संयुक्त नहीं था, दोनों के विचार अलग अलग थे। ठीक है, अलग अलग क्या विचार थे? बहुत सारे संस्तुति थी, आप यहां से जिस पर विवाद था उसको आप जान लीजिए। तो सर जॉन शोर का था कि जमींदारों को भूमि का मालिक मान लेना चाहिए। इसने कहा कि जमींदार भूमि का क्या है? मालिक है ना, और उसके साथ बंदोबस्त किया जाए। लेकिन चार्ल्स ग्रांट का कहना था कि नहीं, कंपनी को भूमि का मालिक रहना चाहिए, कंपनी भूमि का मालिक है। यह मूलभूत अंतर था दोनों सदस्यों में, ठीक है ना। सर जॉन शोर ने क्या कहा कि जमींदार भूमि का मालिक होगा। चार्ल्स ग्रांट ने क्या कहा कि कंपनी भूमि का मालिक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो कॉर्नवालिस था वो खुद जमींदार था ब्रिटेन का, और वहां वो वाणिज्यवादी और किराए की व्यवस्था लागू कर चुका था। तो उसमें भूमि का मालिक खुद बना हुआ था वहां, और उससे बहुत लाभ हुआ था। इसलिए कॉर्नवालिस के द्वारा जो है वो सर जॉन शोर के अनुशंसा का समर्थन किया गया, अनुशंसा का समर्थन किया गया। और इसके तहत जो है वो बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी, ठीक है ना। और इस व्यवस्था में निम्न प्रावधान किए गए। सब सीक्वेंस में दिमाग में बैठाते चलिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए फिर पढ़ना है, ठीक है। क्लास में बढ़िया से समझिए, लिख के ले आइए, तो आपके लिए हमेशा के लिए एकदम अमर हो जाएगा ऐसा ऐसा टॉपिक। अब प्रोविजंस क्या? प्रोविजन देखिए, उसमें सबसे पहला प्रोविजंस था कि भूमि का मालिक जमींदारों को मान लिया गया। ठीक है। दूसरा,
जमींदार और कंपनी, यहां पर लिख देते हैं कंपनी माने सरकार, ठीक है ना, कंपनी के मध्य जो भूराजस्व था वो निर्धारित हो गया। ठीक है ना, परंतु जमींदार और काश्तकार के बीच, काश्तकार समझ रहे हैं ना कि लिख दे, काश्तकार का मतलब किसान, काश्तकार का मतलब किसान जो खेती करेगा, किसान के मध्य भूराजस्व निर्धारित नहीं किया गया। सब गौर से देखते जाइए, ठीक है। ये तीसरा प्रोविजन मैंने बताया। चौथा के कुल उपज का 9/10 या 10/11 भाग कंपनी हेतु निर्धारित किया गया। और ये जो निर्धारित किया गया, इसमें कुल जो था 3.5 करोड़ वार्षिक कंपनी हेतु निश्चित हो गया। यानी जो ये निर्धारित किया गया 9/10 या 10/11, ठीक है ना, इसमें ये लिख दिया गया कि वो हिसाब किताब कर करके कि वर्ष में 3.5 करोड़ जो है वो किसको मिलेगा, कंपनी को। लेकिन जमींदार को कितना मिलेगा ये तय नहीं था। अब यहां पर से गौर से देखिए आपकी बात, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया कि 1790 में इसे अस्थाई कर दिया गया। सॉरी 93 में जी, 90 में तो लागू ही किया गया है ना, 1793 में अस्थाई कर दिया गया। और आगे है कि अस्थाई बंदोबस्त के साथ सूर्यास्त कानून लागू किया गया। ठीक है ना, तो इसमें यह सब सिस्टम था अस्थाई बंदोबस्त में। और इसके साथ जो जुड़ी हुई बात थी, कहां लागू किया गया, ठीक है। तो ये इसका जो प्रचलन हुआ वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस खंड, ठीक है। ये जो पूरा एरिया था वो पूरा, जब संपूर्ण क्षेत्र को अंग्रेजों ने जीत लिया कि इतने सारे भाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तब का डेटा है ये कि उस हिसाब से
ये संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत का, संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत का 19% भाग था। ये जितना भी ब्रिटिश प्रांत था उसके 19% पर क्या लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अब देखिए इसकी व्यवहारिकता देखिए कि इससे क्या हुआ। तो व्यवहारिकता पर दृष्टि डालिएगा तो बड़ा चौंकाने वाला चीज आपको दिखाई पड़ेगा। पहला ये कि अंग्रेजों को तो प्रति वर्ष मिला 3.50 करोड़ रुपया, 3,50,00,000। लेकिन जमींदारों को कितना मिला? तो आरंभ में 13 करोड़, माने जिस वर्ष लागू किया गया था, और बढ़ते बढ़ते ये 60 करोड़ हो गया। बात समझ में आई? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जमींदार ज्यादा धनी हो गए भारत में। जितना वो पहले वाले जो जमींदार थे जितना पैसा नहीं कमाते थे, उससे ज्यादा अंग्रेजों के आने के बाद ये जमींदार वर्ग धनी हो गया, पैसा कमाने लगा। तो ऐसे में ये जमींदार वर्ग चाहेगा कि अंग्रेज कभी जाए भारत से, इसलिए कि उनका हित तो पूरी तरीके से अंग्रेज से जुड़ गया। अंग्रेज को क्या लाभ हुआ कि जहां एक पैसा नहीं आ रहा था, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, कब से? तो प्लासी के युद्ध से लेकर के कब तक? इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि है, उसके आगे भी बढ़िए आप जो द्वैत शासन था उसमें भी, या पंचवर्षीय बंदोबस्त या 1 वर्षीय बंदोबस्त, तो ये आय निर्धारित नहीं था कि इतना मिल जाएगा। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त के बाद अंग्रेज ये निश्चित हो गए कि कुछ हो, इतना तो आ ही जाएगा, इतना एकदम आना ही है। कैसे आता था वो आगे राज खोल रहे हैं। और जमींदारों को फ्री हैंड दे दिया कि हम जो आपसे तय कर रहे हैं कि इतने भूमि का मालिक आपको बनाया, मान लिया 100 बीघा का मालिक बनाया, उसमें तय हो गया प्रीवियस आंकड़े देखने के बाद कि इसमें इतना उत्पादन होता है हर साल। तो उसका एवरेज निकाला गया, एवरेज निकाल के ये कहा गया कि इतना वर्ष में इस 500 बीघा से आय हो रही है। तो उस आय में से 9/10 या 10/11 आप हमको दे दीजिए और बाकी जो है अपने पास रख लीजिए। मैंने 1/9 या 1/11, यही ना हुआ? 10/1, यानी 9 रुपया अगर माना जाए, सॉरी 10 रुपया अगर माना जाए तो 9 रुपया आप हमको दे दीजिए और 1 रुपया आप रख लीजिए। और अगर 11 रुपया माना जाए तो 10 रुपया हमको दे दीजिए और 1 रुपया आप रख लीजिए। ये तय हुआ। तो उस हिसाब से जो तय हुआ, तो जितने जमींदारी, एक से तो ये नहीं किया गया, बहुत सारे जमींदारों से एग्रीमेंट किया गया, ये तो सब जोड़ जाड़ के तय हुआ। तो वो तय हुआ कि अंग्रेजों को 3.5 करोड़ मिल जाएगा। अब तो ये एग्रीमेंट कंपनी और कंपनी ने जिसको जमींदार बनाया उसके बीच हुआ, लेकिन जमींदार और किसानों के बीच अंग्रेजों ने भू राजस्व को तय नहीं किया। न किराया तय किया और न भू राजस्व तय किया। अब इसके दुष्परिणाम क्या निकले कि जमींदार जितना चाहा उतना जो है किसानों से भू राजस्व की वसूली की, और उसका परिणाम उसमें उसको पुलिस का अधिकार भी दे दिया गया, न्याय का भी अधिकार दे दिया गया जमींदारों के कि अपने क्षेत्र में आप पुलिस भी हैं, जज भी हैं, सब कुछ है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि वो जमींदारों की आय बढ़ के 13 करोड़ से शुरू में ही बहुत ज्यादा है, और वो बढ़ के कितना हो गया? 60 करोड़ रुपए। इसी से आप अंदाजा लगाइए, यही वो डेटा है जो ये साबित करता है जो शुरू में हमने आपको पढ़ाया था कि अंग्रेजों ने भू राजस्व के क्षेत्र में अपनी आय भी निर्धारित कर ली
और भारत में एक ऐसा समर्थक वर्ग बनाया जो कभी भी उसके खिलाफ नहीं होगा। ये साबित हो गया कि नहीं? यस सर। तो नीतियां ही किसी देश को निर्धन बनाती है, धनी बनाती है। नीतियां ही किसी देश के नागरिक को धनी बनाती है, निर्धन बनाती है। तो सरकार की नीतियों को चाहे किसी भी दौर का हो, वो ध्यान से देखना काफी अनिवार्य है, काफी जरूरी है। अगर जनता नहीं देखेगी तो फिर इसी समय जो कॉर्नवालिस ने निर्णय लिया उसी की परिणति होगी सोनू भाई, कि हम लोग 200 वर्षों तक ऐसे पीसे कि विरोध करने की सलाहियत भी खत्म हो गई और पूरी तरीके से गुलाम हो गए। वो तो कहिए गांधी जी का एहसान कि उन्होंने ऐसा आंदोलन की नीति अपनाई कि अंग्रेज उससे परेशान हो गए, नहीं तो आज तक हम लोग गुलामी रहते, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे लोग गुलाम हैं। इस दृष्टि से इतिहास को देखने की आवश्यकता है। अभी शोषण खत्म नहीं हो रहा है सोनू भाई। अब देखिए कि ये जो हमने लिखा सूर्यास्त कहां, ये सूर्यास्त कानून, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि उप जमींदारी व्यवस्था का उदय हुआ। जगह कम है इसलिए पूरी बात नहीं लिख पा रहे हैं हम, तो समझिए ये उप जमींदारी क्या था। तो उप जमींदारी देन था किसका? सूर्यास्त कानून का। कैसे देन था कि सूर्यास्त कानून लागू करके कंपनी ने या अंग्रेजों ने यह नियम बना दिया कि जिस जमींदार के साथ जो समझौता किया गया है, यानी जिस व्यक्ति को जमींदार बनाया गया है, अगर वो निर्धारित भू राजस्व को निर्धारित तिथि के सूरज डूबने से पहले अगर राजकोष में एक शेकर में जमा नहीं करता है, तो फिर कंपनी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उस जमींदारी को नीलाम कर दे, नीलाम करके उस निर्धारित राशि को वसूल करे। यही से क्या हो गई? भूमि पूरी तरीके से क्रय विक्रय की वस्तु। अब चूंकि देखिए आय इतना था ज्यादा कि जैसे ही नीलामी हुआ कि फलानी जमींदारी नीलाम होने वाली, कलकत्ते में हो गई नीलाम, तो अब जो लोकल बनिया थे, जो लोकल कैपिटलिस्ट थे, वो सक्रिय हो कि उधर से ही पैसा कमाओ, तो वो जमींदारी में हिस्सा लेने लगे, माने नीलामी में हिस्सा लेने लगे और बोली बढ़ करके जो है जमींदारी खरीद ली शहर के मध्यम वर्ग ने। अब शहर के मध्यम वर्ग ने जो जमींदारी खरीदी सूर्यास्त कानून के तहत, तो वो गांव में आकर के खेती नहीं करवाते थे। अब वो क्या करते थे कि वो कलकत्ते ही में रह करके गांव के किसी व्यक्ति को पट्टे पर वो जमींदारी दे देते थे। तो जो वो देते थे वही उप जमींदार कहलाता था। अब इससे शोषण का एक नया चक्र शुरू हुआ कि पहले मान लिया 100 रुपया एक तर्क के खातिर मान लीजिए किसी किसान ने उपजाया, तो पूर्व के नियम के अनुसार 60 रुपया 70 रुपया उससे चूस लिया जाता था। अब उप जमींदार जब बना तो वो तो 60-70 रुपया जो था वो तो लेगा ही। अब ये भी तो अपनी आय जोड़ेगा, ये यूं ही थोड़ी है वहां नौकरी कर रहा है। तो अब साहब उस किसान को उससे अधिक भू राजस्व देने को मजबूर किया गया और वो बढ़ के 80-90% उसकी कुल आय की हो गई। इसकी परिणति क्या हुई? इसकी परिणति यह हुई साहब कि भयंकर अकाल पड़ा बंगाल में। आपको याद होगा कि बंगाल 1763 ईस्वी से लेकर के 1770 उसके बाद भी, लेकिन ये 63 से 70 का जो बंगाल का अकाल है उसमें 1/3 जनसंख्या जो है वो मर गई। जनसंख्या क्या हो गई? मृत हो गई। तो ये जो अकाल पड़ा था वो इसलिए नहीं पड़ा था कि बारिश नहीं हुई थी या बाढ़ आ गया था। 63 से 70 के बीच में बारिश भी अच्छी हुई थी, कोई बाढ़ भी नहीं आया था, फिर अकाल क्यों पड़ा?
तो किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया कि जब हम खेती करेंगे इतना मेहनत से और सबका सब उप जमींदार लेके चला जाएगा तो इससे अच्छा है कि नहीं करे। अब खेती नहीं करेगा किसान तो क्या होगा, उसके पास भूखमरी की स्थिति आ जाएगी और उसी भूख से 1/3 जनसंख्या जो है काल कलवित होगी। कहां? बंगाल में। लेकिन अंग्रेजों के आय में कोई कमी नहीं हुई। सर तो ये स्थायी बंदोबस्त के पहले ना भयंकर अकाल आया था, तो उसके पहले जो भूराजस्व नीति थी वो भी एक्सप्लॉयटरी थी। ये डेटा मिलता है इसीलिए आपको यहां दे दिया गया है। इसके बाद भी बंगाल अकाल का शिकार होता रहा। अकाल एक अलग टॉपिक है जो हम पढ़ाएंगे, तो उस समय दिखाएंगे आपको कि किस ढंग से जो है वो भारत में अकाल पड़े। भारत में ब्रिटिश काल में जितने अकाल पड़े उसका कारण जो था वो प्राकृतिक जनित नहीं था बल्कि मानव जनित था। मानव जनित अकाल। और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी सौराष्ट्र प्रांत में या महाराष्ट्र के लातूर में जो अकाल पड़ता है वो प्रकृति जनित कम और मानव जनित ज्यादा होता है आज के समय में भी। वो एक लंबा टॉपिक है, छोड़िए उसको, इसमें उठाने की जरूरत नहीं वरना डिरेल हो जाएगा टॉपिक। तो इस तरीके से अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा भारतीयों के लिए कैसे एक्सप्लॉयटेशन का शुरुआत किया, जिसने सोने के चिड़िया को जो है वो कंकड़ और पत्थर के चिड़िया में परिवर्तित कर देता है। क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं पर कोई गलत बात नहीं कही गई है। अब इसको जल्दी से लिखिए और उसके बाद जो है हम आगे का 2 टॉपिक आपको ये करते हैं। देखिए साहब, जो यह व्यवस्था थी वो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई और दोनों को अगर मिला दीजिए तो दक्षिण भारत हो गया, है ना। लेकिन इसका जो आरंभ किया गया था वो मद्रास से किया गया। कहां से? मद्रास। और यहां जो शुरुआत किया गया था मद्रास से इस व्यवस्था का, वो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। ठीक है। और बंबई में जो लागू किया गया इस व्यवस्था को वो एल्फिंस्टन के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा? एल्फिंस्टन। और इस व्यवस्था में जो ये रेतवाड़ी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में जो भूमि का मालिक था वो किसान को बनाया गया। ठीक है। और इसमें भी जो भूराजस्व की दर थी वो काफी ऊंची थी। अब देखिए कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो शुरू में हम लोगों ने आप पढ़ाया था आपको क्या, कि वाणिज्यवाद और किराए की व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक प्रक्रिया था भूराजस्व। तो जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू कर रहे थे अंग्रेज, उस समय उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए जमींदारों के साथ अनुबंध कर लिया उन लोगों ने। लेकिन बाद में चल करके वाणिज्यवादी व्यवस्था का जो प्रभाव पड़ा उसका प्रकटीकरण हमको रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में देखने को मिलता है। वो किस रूप में? कि दक्षिण भारत का जो भूभाग था
वो बंगाल के भूभाग से पूरी तरीके से अलग था। बंगाल में एक प्रकार की भूमि थी, एक प्रकार का फसल होता था। लेकिन दक्षिण भारत में पठारी और पर्वतीय इलाका अधिक था, जिसके कारण वहां हर क्षेत्र में अलग अलग फसल होती थी और कम मात्रा में होती थी। इसलिए वहां कोई भूमि का सामूहिक वर्ग उभर के सामने नहीं आया था कि एक ही व्यक्ति के पास जो है वो सारी भूमियां हो, बल्कि वहां शुरू से ही भूमि का स्वामित्व जो था वो अलग अलग व्यक्तियों के पास यानी किसानों के पास था। तो अंग्रेजों के लिए ये द्रूह काम था। तो इसीलिए अंग्रेजों ने ये किया कि वहां वाणिज्य व्यवस्था जो लागू किया उसके तहत कि जिस किसान के पास जो भूमि थी उस किसान को ही भूमि का मालिक मान लिया। और कैसे माना? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में मुनरो ने पूरा अनुसंधान किया, सर्वे करवाया और उसके आधार पे सबकी मिल्कियत तय की। और यही काम एलिफिस्टेंस ने बंबई प्रेसिडेंसी में करवाई और सारे किसानों का मिल्कियत तय किया और उसके बाद उस पर बढ़ी हुई दर से जो है बुराजस्व का निर्धारण कर दिया। तो मालिक तो मान लिया किसानों को, लेकिन बुराजस्व की दर जो थी वाणिज्यवादी व्यवस्था के तहत वही थी जो बंगाल में लागू की गई थी। इसलिए नाम अलग होने के बावजूद भी जो है वो ये भी शोषणात्मक थी। क्लियर? अगर देखा जाए तो संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत का, संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत के 51% भाग पर, कितना? 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू किया गया। क्लियर? अब एक व्यवस्था देख लीजिए और वो है महालवाड़ी व्यवस्था। क्या? महालवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए ये किन क्षेत्रों में लागू किया गया है। तो ये जिन क्षेत्रों में लागू किया गया, इसके क्षेत्र जो बचे हुए थे वो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको क्लियर कट कंसेप्ट डेवलप हो जाए। जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था अवध, ठीक है, आगरा प्रांत। अभी ये दोनों को उत्तर प्रदेश मिला के बोलते हैं, लेकिन उस समय अवध यानी लखनऊ का जो इलाका था वो अलग था, आगरा प्रांत यानी दिल्ली से सटे हुए जो इलाका था वो अलग था। इसके अलावा पंजाब, ठीक है, और दक्षिण में एक ही राज्य था जहां रेतवाड़ी नहीं था और वो था कहां? कर्नाटक। तो ये जो 4 भाग थे, इस भाग में जो भूमि का स्वरूप था या जो भूमि का स्वरूप था वो दोनों से अलग था। ठीक है, और दोनों से अलग किस रूप में था? कि महाल के रूप में विभक्त थे, महाल में बटे थे। महाल मतलब सर? बता रहे हैं सब। ये भूमि के स्वामित्व का कह लीजिए, भूमि के स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर जो इसका स्वरूप था वो दोनों से हट के इस रूप में था कि महाल के रूप में बने हुए थे। महाल का मतलब क्या हुआ कि भूमि का मालिक तो किसान होता था, भूमि का मालिक किसान था, लेकिन राजस्व का जो निर्धारण होता था, जो निर्धारण होता था वो सामूहिक होता था। ठीक है, भूमि का मालिक किसान होता था, लेकिन कोई भी राजा रहा होगा किसी भी समय में, लेकिन राजस्व सब जो देते थे ना वो अकेले अकेले नहीं देते थे, वो पूरे गांव का जो है या एक आध दो गांव का मिला करके एक व्यक्ति जाकर के जमा कर देता था। तो ऐसी परिस्थिति में
जो राजस्वीय भूमि था, इससे एक टर्मिनोलॉजी निकला कि राजस्वीय भूमि। राजस्वीय भूमि का मतलब विभिन्न किसानों की मिली हुई भूमि जो एक सम्मिलित रूप से भू राजस्व देता था। तो यही राजस्वीय भूमि जो है ना वो महाल कहलाया। क्या कहलाया? महाल। और इसके लिए एक इस महाल के राजस्व चुकाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति होता था जिसको बोलते थे लंबरदार। तो लंबरदार एक्चुअल में क्या था? नंबरदार का अपभ्रंश है। अंग्रेजों ने किया क्या कि जो महाल का भू राजस्व निर्धारित देने वाला व्यक्ति जिम्मेदार था, उसका एक रजिस्टर तैयार किया कलेक्टर के कार्यालय में, और महाल खजुराहोपुर मान लिया है। तो नंबर 1 बेगन पासवान ये जमा करेगा, यानी खजुराहोपुर का जो महाल का जो भू राजस्व देने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है वो बेगन पासवान है। तो चूंकि 1 नंबर पर है तो 1 नंबर का व्यक्ति हो गया। ऐसे सब महाल का नंबर पड़ेगा, तो वहां फिर नाम से वो नहीं पाए, नाम लेने में बहुत दिक्कत था। तो हाँ, किस नंबर? 4 नंबर का है, 5 नंबर का, हाँ राजस्व दो। तो उससे जो है राजस्व चुकाने वाला जो व्यक्ति था वो नंबरदार हो गया। कितने नंबर का नंबरदार हो? 10 नंबर के हैं। हाँ, तो 10 नंबर के महाल का दो। तो देहात में जानते ही हैं कि जो ओरिजिनल शब्द होता है वो थोड़ा बिगड़ के बोला जाता है। पढ़े लिखे हुए लोग होते नहीं हैं, जैसे हम लोग स्टेशन बोलते हैं साफ से, और देहात वाला सटेशन बोल देगा, होता है ना। तो उसी तरीके से नंबरदार जो होता था वो क्या हो गया? लंबरदार। ऐसे भी पढ़ा लिखा जो आदमी नहीं होता है तो उनका के लंबरवा पर आई थी बाबू ट्रेनवा, नंबर अभी भी नहीं बोलेगा, लंबर। तो इस तरीके से नंबरदार क्या हो गया साहब? लंबरदार। और इन सारी व्यवस्थाओं का 1813 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम है? हॉल्ट मैकेंजी। इसने 1813 में पूरे जगहों पे, यानी अवध, आगरा, पंजाब, कर्नाटक, सब में यही हॉल्ट मैकेंजी ने व्यवस्था स्थापित की। हाँ, और शुरू में जो दर निर्धारित किया था इसमें, ठीक है, वो 33% था, लेकिन 1855 तक आते आते 1855 तक आते आते ये दर बढ़ के कितना हो गया? तो 66% हो गया। तो इस तरीके से महलवाड़ी व्यवस्था भी शोषण पर आधारित था। संक्षेप में छात्रों, चाहे भारत में जो भी भू राजस्व नीति अपनाई गई हो, सभी भू राजस्व नीति का उद्देश्य एकमात्र यही था कि अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली की जाए और उस पैसे का उपयोग ब्रिटेन के साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाने के लिए किया। तो यही सब वो तथ्य थे जिन तथ्यों का अध्ययन हम लोग को करना था। हम समझते हैं कि हम पूरी बात समझाने में आपको सफल रहे। थैंक यू।